जय हिंद साथियों, इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी तकलीफें खास तौर से इस देश के मजदूर वर्ग की देखने को मिली, प्रवासी मजदूरों की देखने को मिली। और वो हृदय विदारक दृश्य देख के आपका दिल दहल जाएगा, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अटैची के ऊपर सोता हुआ चला जा रहा है, या फिर 16 लोगों की जान पटरी पे चली गई। वो 150 रोटियां और एक टिफिन में चटनी लेके निकले थे। या फिर जो 42 अलग अलग जगहों पे लोगों की अब तक जो जानकारी मिली है कि 42 लोगों की अब तक आधिकारिक तौर पे रास्ते में चलते हुए हाईवेज के ऊपर डेथ हो गई। ये बताता है कि इस देश के मजदूर वर्ग के प्रति सरकार कितनी संवेदनहीन है। ये बताता है कि इस देश का एक बड़ा तबका जो राष्ट्र का निर्माता है, जिसने अपने खून पसीने से आपकी बिल्डिंगें बनाई हैं, आपकी फैक्ट्रियां चलाई हैं, आपको रिक्शे पर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया है, श्रम किया है, उस वर्ग की ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब तक जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, उसमें से जो सबसे ज्यादा डिमांड थी कि भाई इन प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में, उनके घरों तक पहुंचाया जाए। मैं आपको बता दूं, फिर दोहरा रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि लगभग 2 करोड़ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की ताकत, क्षमता, कैपेसिटी रेलवे के पास है। 19,000 ट्रेनें वो एक दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर 2 करोड़ लोगों को रेलवे एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने की क्षमता प्रतिदिन की रखता है, तो इन प्रवासी मजदूरों को एक दिन में, रास्ते में जाने में जो समय लगे वो अलग बात है, लेकिन एक दिन में उनके घरों पर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन कभी कहा जाता है 15 ट्रेन चलेगी, कभी कहा जाता है 100 ट्रेन चलेगी, फिर कहा जाता है ये राज्य ट्रेन नहीं मांग रहे, फिर कहा जाता है वो राज्य। तो फिर इस पूरी सियासत में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गरीब आदमी का दर्द सरकार की सोच से गायब है, सरकार की नीतियों से गायब है, सरकार की योजनाओं से गायब है। अभी प्रधानमंत्री जी ने उस दिन एक बड़ा आह्वान किया कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने देने की घोषणा की। अब 20 लाख करोड़ का पैकेज सुनने के बाद ऐसा लगा कि शायद बहुत बड़ी राहत इस देश के लोगों को मिलने वाली है। और उन्होंने ये भी कहा कि वित्त मंत्री जी इसको पूरा डिटेल में बताएंगी, समझाएंगी कि कैसे हमारा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आपको मिलेगा। अब जब वित्त मंत्री जी ने परसों पहली बार ऐलान किया, फिर कल ऐलान किया, फिर आज भी उन्होंने कुछ ऐलान किया, तो इन सारे घोषणाओं के बाद, ये 20 लाख के पैकेज की घोषणाओं के बाद ऐसा लगता है जो वित्त मंत्री की डिटेल में निकल के आया कि ये कहीं ना कहीं कर्ज लेने की एक योजना है। सरकार कर्ज देने की एक योजना लेकर सामने आई है। हर वर्ग को सिर्फ कर्ज देने की बात कह रही है। डायरेक्ट बेनिफिट यानी सीधा लाभ मजदूरों को, किसानों को, पीड़ित वर्ग को इस पूरी घोषणा में देने की बात नहीं की गई है। उनको अगर आप देखेंगे कि उनको अगर कोई सीधा लाभ देने की बात कही गई है, तो वो क्या कही गई है आपको जानना चाहिए। कहा गया कि हम 5 किलो आटा या 5 किलो चावल, अगर आप आटा लेंगे तो चावल नहीं मिलेगा, चावल लेंगे तो आटा नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लीजिए। 5 किलो आटा या 5 किलो चावल पहले उन्होंने घोषणा की थी कि 3 महीने तक देंगे, अब 2 महीने उसमें और जोड़ दिया है एक व्यक्ति को, और एक परिवार को 1 किलो दाल वो महीने का देंगे। आप मुझे बताइए, 5 आदमी का अगर परिवार है तो उसको 1 किलो दाल में कैसे पूरे महीने का वो गुजारा कर सकता है? ये सरकार की घोषणा है। फिर उन्होंने कहा कि जनधन योजना में 500-500 रुपए सरकार की ओर से डाला जाएगा। फिर अभी उन्होंने कुछ पैसे देने की बात कही है प्रधानमंत्री केयर्स के जो फंड है उसके माध्यम से। तो कुल मिलाकर जो गरीब के लिए घोषणा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा मात्र है, उसमें उनके लिए कुछ भी सीधे तौर पे करने की बात नहीं कही गई है। कल वित्त मंत्री जी ने फिर से कहा कि भाई 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को, पहली बात तो रेहड़ी पटरी वालों की संख्या बहुत बड़ी है इस देश में, वो करोड़ों की संख्या में है। मतलब कोई कहता है 10 करोड़, कोई कहता है 15 करोड़, लेकिन 50 लाख तो कतई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि साहब 50 लाख जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको हम 10-10 हजार रुपए का कर्ज देंगे। कर्ज कोई सहायता नहीं होती, कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है और उसकी वापसी भी करनी होती है। अब आप बताइए कि 10,000 रुपए का कर्ज देके आप कौन सी राहत रेहड़ी पटरी वाले लोगों को दे रही हैं? किसानों की बात अगर हम करें
तो जिन किसानों की सब्जियां बर्बाद हो गई इस लॉकडाउन के दौरान, जिन किसानों को उनके उपज का मूल्य उनको नहीं मिल रहा है, उनके धान का, उनके गेहूं का उनको मूल्य नहीं मिल रहा है, जिन किसानों को अपने फल, अपनी सब्जियां, अपने फूल जिसकी वो खेती करते थे वो बर्बाद करना पड़ा, नष्ट करना पड़ा, उनको दूध अपने नष्ट करने पड़े क्योंकि उसकी मांग बाजार में खत्म हो गई थी। तो जो किसान इतना पीड़ित था उसको सीधे तौर पे सरकार की ओर से कोई मदद देने की बात कही गई क्या? बिल्कुल नहीं कही गई। और आप देखिए कि क्या क्या घोषणाएं उनके द्वारा की गई हैं। कहा गया कि हम 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को कर्ज देंगे। एमएसएमई सेक्टर का मतलब लघु, मध्यम और कुटीर उद्योग जो हैं, जिसकी इकाइयां लगभग 6 करोड़ हैं हिंदुस्तान में, उसको कहा गया वित्त मंत्री जी के द्वारा कि हम 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देंगे। अब मुझे जरा बताइए कि लघु कुटीर उद्योग चलाने वाले जो लोग हैं वो अपना उद्योग कब चलाएंगे? वो मजदूर को कब रखेंगे? वो मजदूर को रख के अपनी फैक्ट्री चला के पैसा कब देंगे? वो अपना उद्योग चला के पैसा कब देंगे? जब बाजार में उसके लिए मांग होगी, जब बाजार में उनके सामान की कीमत उनको मिलेगी। अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन नहीं करेगा अगर बाजार में मांग ही नहीं है तो। और आज की तारीख में मांग खत्म है, और जब मांग खत्म है तो फैक्ट्रियां बंद हैं, और फैक्ट्रियां बंद हैं तो वो लोन किस बात का लेंगे और क्यों अपनी फैक्ट्री चलाना चाहेंगे, और क्यों बिठाल के, अगर मांग नहीं है बाजार में तो क्यों उत्पादन अपना करेंगे? लेकिन उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा रख दिया गया। और आपको मैं बता दूं कि पिछले जब से ये लॉकडाउन लगा है उस समय बैंकों से कोई कर्ज ले नहीं रहा था, तो बैंकों ने अपना पैसा आरबीआई को वापस कर दिया। आरबीआई के पास लगभग 8 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पहुंच गए हैं, तो वो कर्ज इनको बांटना ही है। अब ये कह रहे हैं कि हम बगैर गारंटी के हम लोन 3 लाख करोड़ रुपए लघु कुटीर उद्योग के एमएसएमई सेक्टर के लिए हम लोग देंगे। लेकिन आप ये समझिए इसमें विसंगतियां जो आगे आने वाली हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में जब आप जाएंगे हो सकता है वहां पे सरकार के इस आदेश का कुछ दबाव चले, लेकिन जब आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाएंगे तो क्या आपको वो लोन दे देंगे इतनी आसानी से? क्या आपको राष्ट्रीयकृत बैंक भी इतनी आसानी से लोन दे देंगे क्या? ये कर्ज पाना कोई आसान काम नहीं होगा। उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितने चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे, आप हैरान हो जाएंगे उस बात को लेके। और कर्ज देना किसी मर्ज का इलाज नहीं है। कर्ज एक इनडायरेक्ट सहायता हो सकती है, एक घुमा फिरा के सहायता हो सकती है, लेकिन सीधी मदद नहीं है। अगर बाजार में मांग क्रिएट करना है, अगर आदमी के अंदर खरीद की क्षमता पैदा करना है, तो आपको सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति के खाते में पैसा डालना होगा। वो 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, जो भी आप तय करें, लेकिन आपको सीधे डायरेक्ट बेनिफिट किसी भी व्यक्ति के खाते में देना पड़ेगा। तब उसका जीवन पटरी पे आ सकता है, तब बाजार में मांग बढ़ सकती है, और तब उत्पादन के लिए फैक्ट्रियां चल सकती हैं, और तब ही अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आ सकती है। अन्यथा ये सब सिर्फ एक हवाई बातें होंगी, एक दिखावा की बातें होंगी। जो 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देने की बात खुद वित्त मंत्री जी ने कहा, उसमें वित्त मंत्री जी ने कहा, निर्मला सीतारमण जी ने, कि 3 लाख करोड़ के इस कर्ज से 45 लाख इकाइयां लाभान्वित होंगी। यानी 45 लाख इकाइयों को जो एमएसएमई सेक्टर में है उनको फायदा होगा, जबकि एमएसएमई सेक्टर में 6 करोड़ इकाइयां हैं। यानी 5 करोड़ 55 लाख इकाइयों के लिए खुद वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है। और लगभग 20-30 हजार करोड़ रुपए का बजट तो आपने ऐसा रख दिया है, ऐसा लोन देने की बात आपने कही है जो एनपीए हो चुका है जिन कंपनियों का, जिन इंडस्ट्रीज का, जिन इंटरप्राइजेस का, और जो स्ट्रेस्ड हैं यानी दबाव में हैं और जिनका एनपीए हो चुका है, उन कंपनियों को भी लोन देने की बात सरकार की ओर से कही गई। मेरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि भाई आप बताइए, आप 10.5 लाख करोड़ रुपए का अब तक एनपीए हो चुका है हिंदुस्तान में। एनपीए का मतलब बैंकों में जो हमारा आपका पैसा जमा था, हमारी आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा था, किसानों का, मजदूरों का, कर्मचारियों का, छोटे व्यापारियों का, वो पैसा बैंकों से उठा के चंद उद्योगपतियों को दे दिया गया। अडानी को, अंबानी को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को वो पैसा दे दिया गया। नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को, इन सबको, विजय माल्या को, इन सबको वो
पैसा दे दिया गया और उन्होंने वो 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों को वापस नहीं किया। याद कीजिएगा, ये किसी नेता का पैसा नहीं है, किसी सरकार का पैसा नहीं है, किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है। इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा वो बैंकों में रखा गया, जमा किया गया और वही पैसा उठा के इन चंद पूंजीपतियों को दिया गया और उन पूंजीपतियों ने आपका 10.5 लाख करोड़ रुपए डुबा दिया। 10.5 लाख करोड़ रुपए डुबा दिया, वो पैसा वापस नहीं किया। तो सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है हमने उसका राइट ऑफ कर दिया। अब इस पे भी एक बहस देश के अंदर चलती है कि अरे भाई ये तो राइट ऑफ है, माफ थोड़ी है। संजय सिंह जी आप तो कहते हैं माफ कर दिया, माफ कर दिया। माफ नहीं किया साहब, राइट ऑफ किया है। अब ये राइट ऑफ कितना किया है? अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए, पिछले साल का आंकड़ा है कि इन्होंने पूंजीपतियों का 2.5 लाख करोड़ रुपए, पिछले साल आंकड़ा सुनिएगा, 2.5 लाख करोड़ रुपए पिछले साल इन्होंने पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया। और इस साल जो अभी खबरें आई हैं उसमें 68,000 करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया। यानी कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे तमाम पूंजीपतियों का पैसा राइट ऑफ किया गया है। अब राइट ऑफ और माफ की जो बीजेपी एक नकली बहस चलाती है उसकी सच्चाई भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और राइट ऑफ का मतलब होता है बैंक के खाते से इन लोगों का नाम हटा देना। राइट ऑफ का मतलब होता है कि अगर आपने 4 साल तक बैंकों का कर्जा ठीक ढंग से नहीं चुकाया है तो उसके बाद बैंक आपका नाम बैंक के खाते से कर्जदार की सूची से हटा देते हैं अपनी बैलेंस शीट ठीक करने के लिए। लेकिन उसकी असलियत आगे क्या है? जो ये कहते हैं कि हमने माफ नहीं किया, राइट ऑफ किया। राज्यसभा में भारत सरकार का दिया गया उत्तर है जिसको मैं कोट कर रहा हूं। उनसे पूछा गया कि अरे भाई आप ये बताइए कि जितने लोन अब तक आपने राइट ऑफ किए हैं उसमें आपने रिकवरी कितनी की है, वापसी कितनी की है? तो सरकार ने बताया है, राज्यसभा के अंदर उत्तर दिया है कि साहब हमने 10.7% पैसा रिकवरी की है, वापसी किया है। यानी मतलब आप समझ गए कि अगर आप 20 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए सरकार वापस कर पाई है, 18 लाख रुपए वापस नहीं कर पाई है। अगर आपने 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा राइट ऑफ किया है तो इसका मतलब उसका मात्र 10% यानी 1 लाख करोड़ रुपए वापसी आया है, 9 लाख करोड़ रुपए वापसी नहीं आया है, 9 लाख करोड़ रुपए डूब गया है। तो ये एक प्रकार से माफ हो गया कर्जा। ये राइट ऑफ कह के जो मूर्ख बनाने का काम करते हैं, 90% पैसा तो वापस आता ही नहीं। अगर ऐसे ही राइट ऑफ करना है तो जो किसानों ने कर्जा ले रखा है उनका भी राइट ऑफ कर दो, उनका भी नाम बैंक के खाते से हटा दो। मजदूरों ने जो कर्जा ले रखा है उनका भी नाम खाते से हटा दो, बैंक के खाते से, उनका भी राइट ऑफ कर दो। छात्रों का पैसा राइट ऑफ कर दो, छोटे व्यापारियों का पैसा राइट ऑफ कर दो। उनका कर्जा माफ करने की बात आती है तो उनके लिए आपके पास पैकेज नहीं है। उनको रेल का किराया देने की बात आती है तो उनके लिए आपके पास 15% भी किराया देने के लिए पैसा नहीं है। उनको पैकेज देने की बात आती है तो उनको आप बस से, ट्रेन से पहुंचा नहीं सकते, उनके खाते में सीधा पैसा नहीं दे सकते। लेकिन जब आप इन पूंजीपतियों की बात करते हैं, यानी जो सरकार का अब तक की जो इनकी घोषणा है, उस 20 लाख करोड़ रुपए के घोषणा के अंदर जो अब तक इन्होंने घोषणा की है, कुछ घोषणाएं अभी बाकी भी रह गई हैं, उसमें मात्र 10,000 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं कि देश के गरीबों के लिए रखा गया है। बाकी पैसा सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा मात्र है, एक कर्ज के तौर पे जो आपसे वापस लिया जाएगा, सीधे तौर पे कोई सहायता नहीं दी गई। 4 करोड़ रुपए देश के करोड़ों लोगों के लिए और 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर देना। 68,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों का माफ कर देना। 2.5 लाख करोड़ रुपए पिछले वर्ष चंद पूंजीपतियों का माफ कर देना। तो ये पूरा खेल है। आपको ये समझना होगा कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, सरकार की जिम्मेदारियां क्या है, सरकार की सोच क्या है। सरकार की सोच में कहीं क्या आप आते हैं? क्या वो माताएं बहनें जो रास्ते में डिलीवरी हो जा रही है और अपने बच्चे को लेके पैदल कई किलोमीटर तक चलते हैं? क्या वो बच्चे, मासूम बच्चे जो अटैची पर सो जाते हैं, उनको मां घसीटते हुए ले जाती है? क्या वो लोग जो रेल की पटरी पर अपनी जान दे देते हैं, या हाईवेज पे चलते हुए जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, या
ट्रेन से नहीं जाने को मिला तो कहीं साइकिल से जा रहे हैं, कहीं टेम्पो से जा रहे हैं, कहीं ऑटो से जा रहे हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे भी हृदय विदारक दृश्य हम लोगों ने देखे। मुंबई से एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार को लेकर लखनऊ जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या उनके बारे में कोई सोच, कोई योजना, कोई राहत, कोई पैकेज इस 20 लाख करोड़ में दिखती है आपको? नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोन बांटो योजना है ये, कर्ज बांटो योजना है ये, आम आदमी को मजबूत करने की योजना नहीं है। मैं कुल मिलाकर इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं। और साथ ही साथ आपने आत्मनिर्भर शब्द बहुत सुना होगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर आप किसको बना रहे हैं? इस पूरे पैकेज में भी आपने 90,000 करोड़ रुपए डिस्कॉम कंपनियों को, बिजली कंपनियों को देने की बात कही है। अब वो 90,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को मिलेगा तो किसका है आप जानते हैं? अंबानी की बिजली कंपनियां हैं, अडानी की बिजली कंपनियां हैं। और आपने कह दिया साहब हम आपको 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं, आप सस्ती बिजली दीजिएगा। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में आप गन्ना मिल मालिकों को सीधे पैकेज दे देते हैं और उनसे कहते हैं भाई आप किसानों का पैसा दे दीजिएगा। कभी किसानों का पैसा वो लोग देते हैं क्या? तो कभी इन डिस्कॉम कंपनियों को आपने 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया, इनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक भी पैसे ये बिजली का दाम कम करेंगे? हर जगह बिजली का दाम बढ़ाने का काम करेंगे, बिजली का दाम कम करने का काम नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे पैकेज में, इस पूरी योजना में जो कुछ भी है वो दिखावा मात्र है और मात्र 10,000 करोड़ के आसपास का गरीबों के लिए पैकेज है, जो कुछ भी नहीं है, जिससे कोई आप हालत देखिए कि दिल्ली सरकार के शेल्टर होम की फोटो, दिल्ली सरकार के शेल्टर होम की फोटो वित्त मंत्री जी दिखा रही हैं कि साहब ये हमारी राहत की योजना है और ये हमारा पैकेज है, उसकी फोटो वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रही हैं। आप इनका मानसिक दिवालियापन सोचिए कि ये कह रही हैं कि 18,000 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का रिफंड, जिसका नाम ही रिफंड है, यानी आपका पैसा आपको मिलेगा, वो 18,000 करोड़ रुपए भी ये अपने पैकेज में गिनवा रही हैं। आप इनकी मानसिकता देखिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ये घोषणा रामविलास पासवान जी ने 20 जनवरी 2020 को की। उन्होंने कहा कि 16 राज्यों में ये योजना लागू हो चुकी है, वन नेशन वन राशन कार्ड। लेकिन कल वित्त मंत्री जी उसको दोबारा गिनवा रही थी अपने पैकेज में, अपनी योजना में, अपनी राहत में, कह रही थी वन नेशन वन राशन कार्ड इस देश में होगा। अरे भाई, ये तो 6 महीने पहले 20 जनवरी को, लगभग 5 महीने पहले 20 जनवरी को आपके ही सरकार के मंत्री रामविलास पासवान जी बता चुके हैं। उसका वीडियो है बाकायदा कि 16 राज्यों में ये योजना लागू हो चुकी है और उसको भी आप अपने में गिनवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पैकेज तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार आपसे ये कहना चाहती है कि देखो भाई, हिंदुस्तान की धरती पर आपको हवा मुफ्त में मिल रही है क्या? अगर हवा मुफ्त में मिल रही है, सरकार आपसे कोई पैसा ले रही है क्या? नहीं ले रही है। तो सरकार की ओर से भारत की धरती पर आपके लिए पैकेज है कि आपको हवा मुफ्त में मिल रही है। सरकार ये कहना चाहती है कि देखिए भाई, आप सड़कों पर पैदल चलते हैं, हम आपसे कोई पैसा लेते हैं क्या? पैसा नहीं लेते। ये सरकार की ओर से आपके लिए पैकेज है। हमने हजारों करोड़ की सड़कें बनवाई, लेकिन आपको उसमें फ्री चलने की सुविधा हम दे रहे हैं। आप पैदल चल सकते हैं फ्री, उस पर वॉक कर सकते हैं। ये हमारा पैकेज है। तो कुल मिला के सरकार का ये जो पैकेज है, ये कुल मिला के इसी प्रकार का है कि आपको सरकार मूर्ख बनाने का एक और अभियान, एक और योजना, एक और पैकेज लेकर सामने आए हैं। ये बात कह रहे हैं लोकल वोकल, ये शब्द अपने आप में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं हम स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। हिंदुस्तान में तो शरबत बहुत अच्छा मिलता है, कई तरह का शरबत मिलता है। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि भाई नींबू का शरबत और खरबूज का शरबत, तरबूज का शरबत, मौसमी का शरबत, मट्ठे यहां बहुत अच्छे मिलते हैं गांवों में। तो आपने पेप्सी कोला पिलवा के लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस उनको करने की अब तक छूट दी है। तो क्या हम लोग ये समझे कि ये सारे पेप्सी कोला अब यहां से भागेंगे? ये अंकल चिप्स यहां से भाग जाएगा? ये तमाम कॉलगेट वाले ये सब बंद कर देंगे? अब हिंदुस्तान में अपना मंजन बिकेगा क्या? अब हिंदुस्तान में अपने शरबत लोग बेचने के लिए छूट होगी क्या?
अब ये आलू का चिप्स बनाने के लिए जो पेप्सी कंपनी को आपने हिंदुस्तान के अंदर बुला रखा है, वो अंकल चिप्स की जगह अब हिंदुस्तान की माताएं बहनें अपने चिप्स बनवा के बेच पाएंगी क्या? क्या आप इनको भगा रहे हैं हिंदुस्तान से? अरे आपकी सोच और आपकी विचारधारा तो ये है, शर्म आती है कहते हुए रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में 49% की एफडीआई की छूट मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। यानी 49% विदेशी निवेश की छूट रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र के अंदर भाजपा सरकार ने दी है। इस देश के अंदर रिटेल के व्यापारी लड़ते रहे, मांग करते रहे, निवेदन विनती करते रहे, रिटेल में एफडीआई मत लाओ, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। लेकिन रिटेल के अंदर 100% एफडीआई विदेशी निवेश लाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। और आज आप इस देश के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कह रहे हैं लोकल, वोकल, स्वदेशी, विदेशी। ये बात आप लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। आपने इस देश की अर्थव्यवस्था को एक एक करके विदेशियों के हाथ में रखा है, विदेशियों को पूरी तरह से व्यापार की खुली छूट प्रदान की है। और अभी आप सिर्फ और सिर्फ गरीबों के पीठ पर लात मारने का और पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय में भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकारों ने श्रम कानूनों में बदलाव करने की बात कही है। श्रम कानूनों में बदलाव करके सरकार कह रही है, योगी की सरकार कह रही है, शिवराज की, कि अब 8 घंटे की जगह 12 घंटे मजदूरों से काम करा लो। हम आपसे पूछेंगे नहीं, कोई इंस्पेक्टर आपकी जांच करने नहीं जाएगा। जितना मर्जी श्रमिकों का शोषण कर लो, खुली छूट है, पैसे कमाओ, मजदूरों का शोषण करो। तो यानी मजदूर सड़क पर चलने के लिए मजबूर, मजदूर पटरी पर चलने के लिए मजबूर, मजदूर श्रम कानूनों के अंदर पीठ पर लात झेलने के लिए मजबूर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ, और भारतीय जनता पार्टी की सोच सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को और ताकतवर बनाने की सोच है। पूंजीपतियों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाता है। पूंजीपति 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर उड़ जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी के खाते में 10,000 रुपए भी राहत देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज मात्र दिखावा है, कर्ज बांटने की योजना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।